हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल और आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मैथ पेडागोजी। सीटेट का एक बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको नाम है मैथ पेडागोजी। उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इस मैथ पेडागोजी में दोस्तों आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण बिंदु लिए हैं, जिससे कि इन बिंदुओं से हर साल सीटेट के एग्ज़ाम में इन बिंदुओं से डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आप लोग इस पूरे वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। क्योंकि जो मैं बिंदु इसमें बताने जा रहा हूँ, इसी बिंदु से हूबहू यही पॉइंट, बिल्कुल डिट्टो यही पॉइंट आपको सीटेट एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। और मैंने भी इसी पॉइंट से यही पॉइंट मैंने भी पढ़ के मैथ में मैंने अच्छे नंबर मैंने प्राप्त किए थे। ठीक है, तो दोस्तों देरी नहीं करते हैं, अब सीधा चलते हैं अपने टॉपिक पे। लेकिन टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ में जो भी सीटेट की तैयारी कर रहे हो उनको जरूर शेयर करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब हम चलते हैं सीधे अपने टॉपिक पे। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला टॉपिक है गणित की प्रकृति, यानी कि नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स का नेचर क्या होता है, यानी कि गणित की क्या प्रकृति होती है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है? पहला पॉइंट हमारा कहता है गणित की प्रकृति कैसी है? तार्किक है, यानी कि लॉजिकल है। ठीक है, हम सब जानते हैं गणित को अगर हम लोग पढ़ते हैं तो उसको तर्क के माध्यम से पढ़ते हैं, लॉजिक के माध्यम से उसको हम पढ़ते हैं। तो गणित की जो प्रकृति है वो कैसी है? वो है लॉजिकल। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा दोस्तों कहता है कि गणित की संकल्पना, गणित की जो संकल्पना है वो कैसी है? वो अमूर्त है। अमूर्त और मूर्त मैंने आपको सीडीपी में मैंने बताया था। अमूर्त क्या चीज़ होती है? तो अमूर्त वो चीज़ होती है जिसको हम टच नहीं कर सकते या छू नहीं सकते, उसको हम कहते हैं अमूर्त। और मूर्त क्या चीज़ होती है? मूर्त वो चीज़ होती है जिसको हम आराम से छू सकते हैं, जिसको हम आराम से टच कर सकते हैं। ठीक है, तो गणित की संकल्पना कैसी है? वो है अमूर्त, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट होती है। ठीक है ना, तो गणित की जो संकल्पना होती है उसको हम छू नहीं सकते हैं, उसको हम टच नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप समझ लीजिए। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट दोस्तों हमारा क्या कहता है? अगला पॉइंट हमारा कहता है कि गणित की अपनी भाषा होती है। याद रखना, गणित की अपनी एक लैंग्वेज होती है, याद रखना ये। ठीक है, तो गणित की एक अपनी भाषा होती है जिसके माध्यम से सूत्र यानी कि फॉर्मूला, सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल आदि का प्रतिपादन किया जाता है। ठीक है, तो गणित की एक अपनी लैंग्वेज होती है जिसके माध्यम से क्या होता है? फॉर्मूला हो गया, प्रिंसिपल्स हो गए यानी कि सिद्धांत हो गए आदि, इन सब का क्या किया जाता है? प्रतिपादन किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखते हैं आगे दोस्तों। अब अगला पॉइंट दोस्तों हमारा क्या है इसमें? अगला पॉइंट हमारा इसमें कह रहा है कि गणित, जो गणित होती है वो आगमनिक, ठीक है, कैसी है? आगमनिक विवेचन यानी कि डिडक्टिव रीजनिंग पर आधारित होती है। ठीक है ना, ये याद रखना, जो मैथ होती है वो किस पर आधारित होती है? वो डिडक्टिव रीजनिंग पर आधारित होती है। और जो गणितीय संकल्पनाएं होती हैं, यानी कि गणित की जो संकल्पना होती है वो प्रकृति में कैसी हैं? श्रेणीबद्ध। श्रेणीबद्ध का मतलब क्या होता है? सीरियलाइज, मतलब सीरियल क्रमबद्ध रखना। ठीक है ना, उसी को हम कहते हैं श्रेणीबद्ध। तो जो गणित की संकल्पना होती है वो कैसी? श्रेणीबद्ध। जैसे आपको मैं बताता हूँ, जैसे एक के बाद क्या आता है? दो आता है, दो के बाद क्या आता है? तीन, तीन के बाद चार। तो ये एक क्रम होता है। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि एक के बाद हम सीधा 10 रख दें, ऐसा नहीं होता है। तो एक जो गणित की जो संकल्पना होती है वो क्रमबद्ध होती है, यानी कि श्रेणीबद्ध होती है। ठीक है, एक के बाद दो आएगा, दो के बाद तीन ही आएगा, ऐसा नहीं है कि एक के बाद 10 आ जाए। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों। इसके बाद अगला पॉइंट दोस्तों हमारा क्या कहता है? अगले पॉइंट को हम समझते हैं कि गणित जो मैथ होता है वो स्थान, संख्या, मापन, मात्रा, दिशा और गणना आदि का विज्ञान होता है। याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में कई बार ये पॉइंट पूछा गया है कि जो गणित कैसा है? गणित का इसमें स्थान, संख्या, मापन, मात्रा और दिशा आदि का विज्ञान कहलाता है क्या? गणित। ठीक है, और ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गणित की संकल्पना कैसी होती है? गणित की संकल्पना होती है वो प्रकृति में कैसी होती है? वो होती है श्रेणीबद्ध। ठीक है, ये भी याद रखना। और जो गणित कैसा है? गणित किस पर आधारित है? वो है डिडक्टिव रीजनिंग पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों आज का हमारा जो पहला जो था वो हमारा हो गया। पहला पॉइंट, जो पहला टॉपिक हमारा था, कौन सा था ये? पहला टॉपिक हमारा था गणित की प्रकृति। ठीक है, तो ये हमारा पहला टॉपिक हमारा दोस्तों आज का हो गया। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पे। अब दोस्तों अब हम ये जानेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि कोई टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, बट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि एग्ज़ाम में, सीटेट के एग्ज़ाम में हर साल इन जो पॉइंट हैं इनसे एक प्रश्न बनते हैं। जैसे हमारा जो पहला पॉइंट है, एक है एक्जिम, यानी कि अपग्रहित। एग्ज़ाम में कई बार प्रश्न पूछा गया है कि एक्जिम क्या है, और अपग्रहित क्या है। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो आज इसको हम समझते हैं एक्जिम। ये पॉइंट बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आप नोट कर लीजिए। ठीक है,
एक्जिम को समझते हैं, एक्जिम क्या होती है। देखिए, एक्जिम यानी कि अपग्रहित वो होता है, वो एक ऐसी स्टेटमेंट, कैसी, ऐसी स्टेटमेंट जिसको सच माना जाता है बिना किसी प्रूफ के, ठीक है। एक ऐसी स्टेटमेंट जिसको बिना किसी प्रूफ के हम सच मान लेते हैं, उसको हम लोग कहते हैं एक्जिम यानी कि अपग्रहित। जैसे 5 + 5 10 होते हैं, ये एकदम कन्फर्म है, ठीक है। जैसे एक में अगर एक जोड़ दें, 1 + 1 बराबर कितना होता है, तो वो होता है 2। ये एकदम बिना किसी प्रूफ के हमको पता है। इसके लिए 1 और 1 2 होता है, इसके लिए कोई प्रूफ की ज़रूरत नहीं होती है, ये बच्चे को पता है, ठीक है। तो जो स्टेटमेंट, ऐसी स्टेटमेंट जो बिना किसी प्रूफ के सच मान लिया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, एक्जिम यानी कि अपग्रहित कहते हैं, ठीक है। अब दोस्तों वहीं पे अगर हम बात करें, कंजक्चर, किसकी हम बात करते हैं, कंजक्चर। तो कंजक्चर क्या होता है, कंजक्चर को हम हिंदी में कहते हैं अनुमान। अनुमान लगाना क्या होता है, तो कंजक्चर क्या होता है, कंजक्चर एक ऐसी स्टेटमेंट जिसको सच साबित करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, प्रूफ की ज़रूरत होती है। एक ऐसी स्टेटमेंट जिसको सच साबित करने के लिए प्रूफ की ज़रूरत होती है, उसको हम लोग कहते हैं कंजक्चर, ठीक है। और एक ऐसी स्टेटमेंट जिसको, जो बिना किसी प्रूफ के उसको सच मान लिया जाता है, उसको कहते हैं एक्जिम। तो 2 पॉइंट आप याद रखिएगा, एक्जिम और कंजक्चर, ठीक है। ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं, ठीक है। अब दोस्तों आगे हम अगर बात करें, इसी से रिलेटेड एक और पॉइंट है, उसको हम लोग दोस्तों कहते हैं थ्योरम यानी कि प्रमेय। तो थ्योरम को समझते हैं यानी कि प्रमेय को समझते हैं, वो क्या होता है, तो जब कंजक्चर, अब याद रखिए कंजक्चर क्या होता है, कंजक्चर वो होता है जिसको, ऐसी स्टेटमेंट जिसको सच साबित करने की किसी प्रूफ की ज़रूरत होती है, उसको हम लोग कहते हैं कंजक्चर, ठीक है। और जब कंजक्चर को प्रूफ कर दिया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, थ्योरम। जैसे आपने वैन हेले की थ्योरम पढ़ी होगी मैथ में, अभी मैंने नहीं पढ़ाई है, और अगला वीडियो, आज की इस वीडियो के बाद में जो कल या परसों तक वीडियो आएगा, वो मैं वैन हेले की जो थ्योरम है वो इंपॉर्टेंट है, वो उससे हर साल प्रश्न बनती है, वो मैं थ्योरम आपको बताऊंगा। देखिए, वैन हेले की थ्योरम में क्या बताया गया है कि वैन हेले के थ्योरम में उन्होंने कितने लेवल बताए हैं, तो उन्होंने लेवल बताए हैं 4, ठीक है, लेवल बताए हैं 4, और चरण उन्होंने कितने बताए हैं, चरण उन्होंने बताए हैं 5, ठीक है। क्योंकि वो क्या करते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं, लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 और लेवल 5। तो चरण उन्होंने बताए हैं 5, ठीक है। और तो इन्हीं में हम अगर बात करें, तो जो वैन हिले जी हैं, उन्होंने अपनी जो थ्योरम है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैन हेले थ्योरम, ठीक है। वैन हेले थ्योरम यानी कि वैन हिले की प्रमेय। तो उन्होंने क्या किया, पहले उस प्रमेय को सिद्ध किया है, ठीक है, यानी कि उस प्रमेय को पहले उन्होंने प्रूफ किया है, इसके बाद उसको क्या कहलाया, वो थ्योरम। तो जब कोई कंजक्चर, जब कोई चीज़ प्रूफ कर दिया जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, थ्योरम कहलाते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ है कि कंजक्चर को क्या करना पड़ता है, एक ऐसी स्टेटमेंट जिसको प्रूफ साबित करने के लिए प्रूफ की ज़रूरत होती है, और वही प्रूफ, वही क्या नाम है, अगर हम उसको प्रूफ कर देते हैं तो वो क्या कहला जाता है, उसी कंजक्चर को अगर हम प्रूफ कर देते हैं तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है थ्योरम। याद रखिए, तो 1 2 3 पॉइंट है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। एक हो गया थ्योरम, एक हो गया कंजक्चर, और एक हो गया एक्जिम। तो ये 3 पॉइंट है, बेहद ही इंपॉर्टेंट है। इससे पिछले साल इससे 2 से 3 प्रश्न हर साल इससे बनते हैं, हर सेट में बनते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब दोस्तों चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक देखते हैं क्या है। अब अगला टॉपिक दोस्तों है पैमेला-लाइबैक थ्योरम, यानी कि पैमेला जी की एक थ्योरम है, पैमेला-लाइबैक थ्योरम, उसको हम जानते हैं इस नाम से, ठीक है। तो पैमेला-लाइबैक थ्योरम को हम समझते हैं, उसमें क्या होता है। देखिए, इसमें पैमेला-लाई एक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या बोला है कि लैंग्वेज और मैथ्स, यानी कि भाषा और गणित को प्रभावशाली बनाने के लिए एक ELPS, किस नाम से, ELPS, इसी को हम लोग जानते हैं एल्प्स, ठीक है। उन्होंने पैमेला-लाई ने भाषा और मैथ को, भाषा और गणित को प्रभावशाली बनाने के लिए ELPS की थ्योरी दी है, यानी कि एल्प्स की थ्योरी दी है। किसने दी है, तो वो दी है पैमेला-लाई ने। तो एग्ज़ाम में हमेशा पूछ लेता है कि, एग्ज़ाम में क्या पूछता है, एग्ज़ाम में ये पूछता है कि पैमेला-लाइबैक थ्योरम ने गणित और भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए कौन सी थ्योरी दी है, तो उन्होंने एल्प्स की थ्योरी दी है, ठीक है। याद रखिएगा, उन्होंने एल्प्स की थ्योरी में बताया क्या है। देखिए, एल्प्स की थ्योरी में ELPS होता है, तो ELPS का मतलब समझते हैं। E का मतलब होता है एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव, ठीक है। L का मतलब होता है भाषा यानी कि लैंग्वेज, ठीक है। P का मतलब होता है पिक्चर यानी कि चित्र, उसके माध्यम से बच्चे को सिखाएंगे। और S का मतलब होता है सिंबल यानी कि प्रतीक, ठीक है। तो इन्होंने क्रम बताया है, ELPS एक क्रम है। तो क्रम क्या है, पहले
ई से मतलब होता है एक्सपीरियंस, एल का मतलब होता है लैंग्वेज, पी का मतलब होता है पिक्चर और एस का मतलब होता है सिंबल। इन्हीं चीज़ों से, इन्हीं 4 चीज़ों से हम जो स्टूडेंट होता है, जो बच्चा होता है, उसको हम सिखाएंगे। जैसे आगे हम इसको हम देखते हैं। जैसे देखिए पैमेला लाई ने उन्होंने क्या बताया है, पैमेला लाई ने बताया सबसे पहले क्या बताया उन्होंने, सबसे पहले उन्होंने बताया है ई से एक्सपीरियंस। तो देखिए, तो सबसे पहले मूर्त यानी कि कंक्रीट चीज़ें लेनी है। जैसे अगर एक चीज़ बताओ, जैसे अगर हमने बच्चे से बोल दिया, हमने एक वृत्त बना दिया यानी कि सर्कल बना दिया, और किसी छोटे प्राइमरी का कोई बच्चा है उससे अगर हम पूछेंगे ये क्या से चित्र है, तो वो क्या कहेगा, वो ये कहेगा ये है रोटी। क्यों? क्योंकि वो जो गोल रोटी भी गोल होती है और ये सर्कल कैसा हमारा गोल है, ठीक है। तो वो रोटी से उसको रिलेट करेगा वो, क्योंकि वो रोटी को घर में अपने डेली रूटीन में वो देखता है, यानी कि वो रोटी कैसी है हमारी है, मूर्त है। तो मैंने आपको बताया था मूर्त चीज़ें क्या होती हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं। तो वो रोटी को डेली छूता है, डेली देखता है, डेली उसको टच करता है। तो बच्चा जो है वो सर्कल को किससे रिलेट कर रहा है, वो रोटी से रिलेट कर रहा है, ठीक है। तो क्या करना है, सबसे पहले मूर्त कॉन्क्रीट चीज़ें लेनी है, उसको बच्चे को सिखाने के लिए उसको अनुभव करवाना, क्योंकि बच्चे का अनुभव किससे है, रोटी से है, ठीक है, ना कि इससे है। ये बच्चा सर्कल तो अभी सीख रहा है नया, क्यों, लेकिन उसका जो रोटी है वो उसका अनुभव पहले से, वो रोटी को पहले से जानता है, ठीक है। तो इसको बच्चे को हम सबसे पहले क्या लेंगे, मूर्त यानी कि कॉन्क्रीट चीज़ें लेनी है। इसके बाद अगला क्या कह रहा है, फिर उसे उस चीज़ के बारे में बताएंगे, ठीक है। अब देखिए, अब जो चीज़ हमने, अगर हमने एक सर्कल लिया तो सर्कल को हम लोग को, सर्कल अगर हमने ले लिया तो सर्कल तो हमने ले लिया, उसके बारे में हमने कंक्रीट चीज़ें हमने बताई उसके बारे में, ठीक है। अब उसको उसके बारे में बताएंगे तो किस लैंग्वेज में बताएंगे। तो सबसे पहले आ गया ई, इसके बाद आ गया एल। एल से क्या होता है, लैंग्वेज। तो किस लैंग्वेज में बताएंगे, तो आपको मैंने बताया था कि हमेशा बच्चे को किसकी लैंग्वेज में, मदर टंग यानी कि मातृभाषा के रूप में बताना है। तो बच्चा कि जो भी मातृभाषा है उसी लैंग्वेज में हमको, उसी भाषा में हमको बच्चे को बताना है, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट भी हो गया। अगला पॉइंट कहता है फिर उसको दिखाएंगे यानी कि डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। फिर बच्चे को क्या चीज़ करेंगे, चित्र के माध्यम से। जैसे कि अगर हम बच्चे को पर्यावरण पढ़ा रहे हैं, अगर हम बच्चे को पर्यावरण पढ़ा रहे हैं तो पर्यावरण, अगर हम बच्चे को किताबी भाषा पढ़ाएंगे तो बच्चे को कभी भी नहीं सिखा पाएंगे। बच्चे को पर्यावरण अगर पढ़ाना है तो उसको सिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको बच्चों को जंगल दिखाना पड़ेगा, पेड़ पौधे दिखाना पड़ेगा, पत्तियाँ झाड़ियाँ ये सब दिखानी पड़ेंगी, जिससे कि बच्चे को पर्यावरण की समझ आ जाए। तो उसको हम क्या कह रहे हैं, एक चित्र के माध्यम से दिखा रहे हैं उसको हम, ठीक है। तो पी से हमारा हो गया पिक्चर। तो देखिए ई से हमारा क्या हो गया, एक्सपीरियंस। ये पहला पॉइंट एक्सपीरियंस का हो गया। दूसरा पॉइंट मदर टंग यानी कि लैंग्वेज का हो गया। तीसरा पॉइंट पिक्चर यानी कि चित्र की या पेड़ पौधों के माध्यम से उसको हम डेमोन्स्ट्रेट मतलब चित्र को दिखाएंगे उसको हम, ठीक है। तो ये हमारा पिक्चर हो गया। देन उसके बाद आखिरी जो हमारा पॉइंट आता है अंत में उसको यानी कि चिन्ह यानी सिंबल को बारे में उसको हम बताएंगे, ठीक है। जब लास्ट में एकदम बच्चों को उसके सिंबल क्या होते हैं, उसके सिंबल्स के बारे में उसको हम बताएंगे। तो दोस्तों ये हमारा हो गया पैमेला-लाइबैक थ्योरम, ठीक है। इसके बाद दोस्तों एक नया टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है सममिति। आप लोगों ने प्राइमरी के कक्षा 1 से लेके 5 तक में या कक्षा 1 से लेके 8 तक में एक टॉपिक है मैथ में, इसका नाम है सिमेट्री, यानी कि इसी को हम लोग हिंदी में कहते हैं सममिति। सिमेट्री क्या होता है उसको हम समझते हैं, क्योंकि सिमेट्री से 1 से 2 क्वेश्चन हर साल इसमें बनते हैं, ठीक है। तो सिमेट्री क्या होता है उसको भी हम समझते हैं। देखिए सिमेट्री क्या होता है, जो किसी वस्तु का एक समान तथा बराबर भागों में काटती है उसको हम क्या कहते हैं, सिमेट्री। यानी कि सिमेट्री क्या होता है, सिमेट्री ये होता है कि किसी भी चित्र को, किसी भी वस्तु को अगर 2 बराबर भागों में काट दिया जाता है या 2 बराबर भागों में बांट दिया जाता है तो उसी को हम लोग सिमेट्री या सममिति के नाम से उसको हम जानते हैं। जैसे ये एक हमारा दिल बना हुआ है ये, ठीक है। तो ये हमारा दिल बना हुआ है, इसको हमने क्या किया, 20 से हमने इसको इस तरीके से हमने इसको काट दिया। तो काटने के बाद में हमने क्या देखा कि इस तरफ का पोर्शन यानी कि लेफ्ट साइड का पोर्शन और राइट साइड का पोर्शन दोनों कैसे हैं, एकदम इक्वल हैं यानी कि बराबर हैं। तो ये क्या हो गई, तो यही जो लाइन होती है, ये जो लाइन हमने ये वाली खींची, इसी को हम लोग कहते हैं सिमेट्री लाइन। याद रखिएगा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सिमेट्री लाइन। तो सिमेट्री आप लोग समझ गए होंगे, सिमेट्री क्या होता है। सिमेट्री वो चीज़ होता है जो किसी चित्र को या किसी वस्तु को 2 बराबर भागों में काट दे या 2 बराबर भागों में बांट दे, उसी को हम लोग कहते हैं सिमेट्री। जैसे अब इसी में अगला पॉइंट हमारा आ गया, अगला पॉइंट को अगर हम समझे
तो अगले पॉइंट में हमारा ये चित्र आ गया, ठीक है। तो अगले पॉइंट में ये चित्र क्या है, दो बराबर भागों में इसको भी दोस्तों काट दिया गया है। तो दो बराबर भागों में इसको जब काटा तो ये वाला लेफ्ट वाला साइड और राइट वाला साइड कैसा है, एकदम इक्वल, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम एक मान लो वर्ग लेते हैं, ठीक है, वर्ग नहीं सॉरी आयत ले लें, मान लो वर्ग ले ले या आयत ले ले, एक ही बात है, ठीक है। एक हमने आयत ले लिया, तो आयत को हम कितने भागों में बांट सकते हैं, तो देखिए सिमेट्री लाइन भी दो प्रकार की होती है, एक होती है हॉरिजेंटल और एक होती है वर्टिकल, ठीक है, याद रखिएगा, एक होती है हॉरिजेंटल और एक होती है वर्टिकल। तो दो प्रकार की सिमेट्री लाइन होती है, ठीक है। एक होती है क्षैतिज, हिंदी में इसी को कहते हैं क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। तो क्षैतिज कैसी होती है, क्षैतिज दोस्तों क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर होती है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो देखिए जो सिमेट्री जो लाइन होती है वो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर में होती है, तो क्षैतिज हमारे और ऊर्ध्वाधर, तो ये हमारा जो चित्र आ गया। अब देखो जैसे हमने ये दिल वाला है तो इसको हमने लंबा लंबा तो काट दिया, क्या हम इसको इस तरीके से काट सकते हैं, अगर मान लो ये एक दिल हमारा बन गया ये, ठीक है, इसको हम इस तरीके से अगर काट दें तो क्या ये वाला पार्ट बराबर है, नहीं है, ठीक है। तो इसी को हम लोग समझते हैं कि इसको हम लोग किस फॉर्म में काटेंगे, इसको हम लोग इस तरीके से लंबे लंबे फॉर्म में इस तरीके से काटेंगे, तब हमारा ये और ये बन जाएगा, ठीक है। क्षैतिज और दोस्तों ऊर्ध्वाधर जो होता है, अब देखिए क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोस्तों जो हमने लाइन खींची उसमें हमने ये इस आयत को क्षैतिज में भी काट दिया और ऊर्ध्वाधर में भी हमने इसको काट दिया, तो ये चीज़ याद रखिएगा। अब कुछ चीज़ें हम जान लेते हैं कि इसको हम अक्षर के फॉर्म में, क्योंकि एग्जाम में चित्र के माध्यम से कभी कभी पूछ लेता है और कभी कभी एक अक्षर दे देगा ABCD का, बोल देगा A है, बोल देगा B है, बोल देगा C है, ठीक है, या V है या O है या X है, इस टाइप के अक्षर दे देगा और इसके बारे इसमें आपको सिमेट्री वाला जो टॉपिक है उससे आपको प्रश्न करेगा। तो इन अक्षरों के बारे में समझते हैं कि अक्षरों में सिमेट्री लाइन कैसे खींची जाती है। देखिए सबसे पहले अगर हम ले लें, मान लो हम अक्षर कौन सा ले लें, हमने अक्षर ले लिया X, ठीक है, कौन सा अक्षर हमने ले लिया, हमने अक्षर ले लिया X, ठीक है। तो X में हम सिमेट्री लाइन क्या खींच सकते हैं, क्या इसको दो भागों में बराबर कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए सिमेट्री लाइन में अगर हम इसको खींचे तो सिमेट्री लाइन X में हम एक ऐसे भी खींच सकते हैं लाइन, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर हो गया, ये भी कर सकते हैं ना। लेकिन अगर इसको ऐसे भी खींच सकते हैं लंबी लंबी और इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यानी कि इसको हम क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों पार्टों में कर सकते हैं। अगर इसको हम ऐसे अगर खींचे, इसको इस तरीके से लाइन खींचे तो ये वाला पार्ट शामिल है, ठीक है। अगर हम इसी को इस तरीके से खींचे तो ये वाला पार्ट बराबर है। तो ये चीज़ें हमने X में समझ ली। तो X एक अक्षर ऐसा है जो जिसमें कि क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों प्रकार के सिमेट्री लाइन खींच सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों अगर हम बात करें V की, ठीक है, तो V में अगर V की हम बात करें तो क्या V को हम इस तरीके से काट सकते हैं, क्या ये दोनों बराबर भागों में, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर भागों में है, तो नहीं है, ठीक है। तो इसको हम जो V को है वो किस फॉर्म में काटेंगे, V को हम इस तरीके से लंबे लंबे ऐसे काटेंगे, तो V का ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट हमारा कैसा हो गया, बराबर हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों इसी में, अब बात करते हैं तो ये हमारे हो गए A और B। तो कुछ अक्षर होते हैं जिसमें कि सिंगल लाइन होती है यानी कि क्षैतिज खींच सकते हैं, कुछ लाइन होती है जिसमें कि ऊर्ध्वाधर खींच सकते हैं लाइन, कुछ अक्षर ऐसे होते हैं जो कि जिसमें कि क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों लाइनें खींच सकते हैं, और कुछ लाइनें ऐसी होती हैं जिसमें कि कोई भी ना क्षैतिज खींचेगी ना ऊर्ध्वाधर, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों कुछ ऐसे अक्षरों की जिसमें कि एक भी सिमेट्री लाइन नहीं खींची जा सकती। जैसे अक्षर हमारा आ गया P, क्या आ गया हमारा अक्षर हमने ले लिया P। अगर हम P में अगर बात करें तो क्या इस तरीके से लाइन खींच सकते हैं, ये दोनों भाग बराबर में है, नहीं है, ठीक है। अब अगर इसी में ऐसे ना खींच के इस तरीके से खींच दे, क्या ये दोनों भाग बराबर हैं, नहीं है। तो P एक ऐसा अक्षर है, P के अलावा और भी अक्षर है जिसको हम दो बराबर भागों में नहीं काट सकते हैं, ठीक है, इसमें सिमेट्री लाइन नहीं खींच सकती है। उसी में एक अक्षर है, उसी में से दोस्तों एक अक्षर है हमारा कौन, O। ये हमारा O या जीरो, कुछ भी इसको हम नाम दे दें, ये हमारा O हो गया या जीरो हो गया। इसी को हम अगर O में हम कितनी सिमेट्री लाइन खींच सकते हैं, याद रखिएगा O में हम कितनी सिमेट्री लाइन खींच सकते हैं दोस्तों, तो O में क्षैतिज भी खींच सकते हैं, ऊर्ध्वाधर भी खींच सकते हैं, ठीक है। क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर तो खींच सकते हैं, लेकिन आप खुद दिमाग लगाइए, अगर हमने एक इसको इस तरीके से खींच दिया तो अगर एक सेकेंड मैं आपको बताऊं, अगर लाइन को हमने ऐसे खींच दिया तो ये और ये बराबर भागों में कट गया, ठीक है। अगर हमने
इसको अगर इस तरीके से खींच दिया तो ये और ये बराबर भागों में कट दिया। अगर इसी में हमने ऐसे खींच दिया तो ये और ये बराबर भागों में कट कर दिया, ठीक है। अगर इसी में हमने ऐसे तिरछा खींच दी तो ये और ये बराबर भागों में है। तो हमको इससे क्या जानकारी निकल के मिली कि जो ओ होती है उसमें हम ओ में हम अनंत सिमेट्री लाइन खींच सकते हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछा जाता है। ओ एक ऐसा अक्षर है जिसमें कि हम अनंत सिमेट्री लाइन उसमें हम खींच सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको सिमेट्री अच्छे से समझ में आई होगी। तो दोस्तों आज के लिए दोस्तों इतना ही। और कुछ इंपॉर्टेंट हमने मैथ के जो पेडागोजी के जो हमने बिंदु थे वो हमने आज लिए हैं, और आगे आने वाली वीडियो में और भी हम मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु हैं उनको भी उनके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। तो दोस्तों आज के लिए दोस्तों इतना ही, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और मिलते हैं कल की अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।